हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम लोग काइनेमेटिक ग्राफ का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको स्लोप का कंसेप्ट बताया था, फिर किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप क्या होता है ये मैंने बताया था। आज हम उसके एप्लीकेशन को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हेडिंग लगा लीजिए, काइनेमेटिक ग्राफ्स लेक्चर 2, ठीक। तो देखिए, ये बात हो गई थी कि कोई भी कर्व हो, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई भी कर्व है, ये टेंजेंट का स्लोप ये टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पर, ये थीटा, तो ये टेन थीटा क्या लिखाया था हमने, टेन थीटा बराबर एम बराबर डी वाई बाई डी एक्स। ये बात हो गई थी किसी भी कर्व के स्लोप के लिए। मान लिया यही होता, इधर होता मान लो डिस्प्लेसमेंट, इधर टाइम होता, ये होता ग्राफ, यही टेंजेंट। अब देखिए एम बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर डी एस बाई डी टी। मान लो इधर होता वेलोसिटी, इधर होता टाइम, फिर यही ग्राफ, फिर वही टेंजेंट का स्लोप। वही टेंजेंट का स्लोप। अब बताइए स्लोप क्या होगा, एम बराबर टेन थीटा बराबर डी बी अपॉन डी टी। तो इस तरह से किसी भी कर्व में टेंजेंट का स्लोप होता है। तो अभी देखिए आगे आने वाले चीज़ों में हम क्या समझाने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखो, ये स्लोप किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को कई बार देते हैं, जैसे डी एस बाई डी टी। अगर अभी आप लोगों ने मोशन के पैरामीटर्स में पढ़ा था, डी एस बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, यही ग्राफ में इसका यूज होगा। जैसे यहाँ पर बताइए स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, यही ग्राफ में इसका यूज होगा। कि इसमें अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें टेंजेंट का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इस समय ग्राफ का स्लोप है वेलोसिटी टाइम का, पर ये साथ साथ में एक एक्सीलरेशन भी तो है। जिस फिजिकल क्वांटिटी को मैं एक्सीलरेशन कह रहा हूँ, वो ग्राफ के स्लोप के द्वारा रिप्रेजेंट हो तो रही है, ठीक। उतारिए जरा, ये यहाँ पे इसका मतलब होने वाला है, इसलिए आपको ये ग्राफ पढ़ाया भी जा रहा है, ठीक। इसके बाद इसमें आता है स्लोप ऑफ द कॉर्ड। स्लोप ऑफ द कॉर्ड, तो कॉर्ड बेसिकली क्या होती है, जैसे कोई भी कर्व होता है, आपको बता दें कोई भी कर्व। तो अगर जैसे ये यहाँ से समझ लो, जरा यहाँ से समझ लो, ये कोई भी लाइन जो कर्व को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो एक कॉर्ड होगी, यहाँ पे दो पॉइंट पर कट कर रही है, एक ए पर एक बी पर। फिर आप इसको और छोटे इधर घुमा लो, अभी भी एक कॉर्ड होगी, क्योंकि ए और सी पर कट कर रही है। ये देखिए डी पर कट कर रही है, और अगर मैं इसको सीधे ये खींच दूँ तो फिर अब ये ए पॉइंट और इसका अगला पॉइंट कोइंसाइड कर गए। तो एक तरह से ये क्या बताइए, टेंजेंट है। दिस इज टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है, जो कर्व को एक पॉइंट पे कट करती है, ठीक। लाइन दैट कट, और इसको टच भी कहते हैं, लाइन दैट कट और टच द कर्व एट वन पॉइंट। और जो कॉर्ड होती है वो दो पॉइंट पर ग्राफ को कट करती है। लाइन दैट कट द कर्व एट टू पॉइंट्स, ये ग्राफ को दो पॉइंट पर कट करती है, ठीक। अब देखिए टेंजेंट का स्लोप आप लोगों ने क्लियर कर लिया। इसी तरीके से कॉर्ड का स्लोप देख लीजिए।
इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट लेके उतारो, उतारने का मन हो तो, नहीं तो सब आता होगा आपको। अब मान लीजिए इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, कोई भी कॉर्ड ले लो आप, जैसे ये कॉर्ड ले लीजिए, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप बेसिकली ये होगा, ये जो एंगल होगा भाई, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये थीटा, तो इसका स्लोप ये मान लो यहाँ पे डेल्टा वाई, ये मान लो यहाँ पे डेल्टा एक्स, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा बताइए, ये लिखा जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, एक ये पॉइंट है कॉर्ड का और एक ये पॉइंट है कॉर्ड का, ये कॉर्ड है। इसका स्लोप की बात करें तो मान लो ये x1 कॉमा y1 और इसका है मान लीजिए x2 कॉमा y2। तो बताइए डेल्टा y कितना हो जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर y2 का मतलब ये है, y1 का मतलब ये है कि यहाँ से ये y1 और इतना सब जानते हैं, इसका मतलब यहाँ से y2, x का मतलब यहाँ से ये x1 और यहाँ तक ये x2। तो बताइए डेल्टा x क्या होगा, बताइए होगा x2 माइनस x1 और डेल्टा y क्या होगा बताइए, y2 माइनस y1। ठीक है, तो टेन थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ जाएगा कॉर्ड का स्लोप। दिस इज़ द स्लोप ऑफ द कॉर्ड। अब ग्राफ में इसका यूज़ क्या है आप देखेंगे, ये कॉर्ड का स्लोप भी कई बार कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, अभी आगे देखेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं ऐसे करके हम कॉर्ड का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हटाएं, चलिए जैसे कि एग्जांपल करें, y इक्वल टू मान लो एक्स क्यूब, कोई कर्व दे दिया हमने, फाइंड द स्लोप ऑफ द कॉर्ड एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ये है, थोड़ा सा ग्राफ मैंने पढ़ाई नहीं है पर आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए y इक्वल टू एक्स ये लाइन होती है, इतना तो सब जानते हैं, y इक्वल टू एक्स ये लाइन होती है। ठीक है, यहाँ से एंगल कितना बनता है 45, सब जानते हैं। तो अब देखिए जब y इक्वल टू, जब इस पावर को बढ़ाते हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ मुड़ता चला जाता है ऐसे। फिर जैसे ये अगर मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो जब एक्स क्यूब कर देंगे तो और ज़्यादा मुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, y इक्वल टू एक्स क्यूब, और ज़्यादा मोड़ देंगे तो ऐसे चले जाएगा। ऐसे मैं बच्चों को इसको याद करा देता हूँ, बहुत आसान होता है। तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ, ये लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, तो जब इसकी पावर बढ़ाते जाते हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ मुड़ता चला जाता है। इसको आप दिमाग में सेट कर लो, छोटी सी बात है, आप लोग रख सकते हैं, जो भी नीट वगैरह के स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत होती है। जब इसकी पावर आप घटाते हैं, जैसे आप ऐसे कर लेंगे तो ये आप मान लो आ जाएगा √x आ जाएगा, और ज़्यादा घटा देंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल एक्स की पावर 1/3। तो पावर को जब इसमें घटाते हैं तो ये ग्राफ नीचे की तरफ मुड़ता चला जाता है। ऐसे करके आप आसानी से इसको दिमाग में ले सकते हैं। तो इतना ग्राफ तो दिमाग में ले लो कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, तो जब पावर बढ़ाते हैं तो ग्राफ ऐसे मुड़ता चला जाता है और घटाते हैं तो ऐसे मुड़ता चला जाता है। इसको दिमाग में सेट कर लो, काम आ जाएगा इतना। ठीक है, अच्छा, जितने भी इस तरह के ग्राफ होंगे सब 0,0 से पास करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0 लिखो तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इतना आप दिमाग में ले सकते हैं। ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लो बेटा। तो y इक्वल टू अगर एक्स क्यूब है तो अब आप समझ गए, आसानी से इसको कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब कैसे आएगा बताइए भाई, ये लाइन तो आएगी नहीं तो ऐसे मुड़ता चला जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ग्राफ को देख के हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलें कि एक्स क्यूब बोलें, तो इसका आंसर बेटा ये है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब का भी ऐसा ही होगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का भी ऐसा ही होगा। आप ग्राफ को देख के नहीं बता सकते। ठीक है, वो हाँ कंपेयर करना हो तो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं 2 ग्राफ दे दूँ, एक इधर दे दूँ और एक इधर दे दूँ, तो सर्टेनली ये किसी ऐसी पावर का होगा जो 3 से कम होगी और ये 3 से
ज़्यादा के लिए होगा। ये काम तो किया जा सकता है, ठीक है, ये काम तो किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इतना ही रहने दो। अब देखिए कॉर्ड का स्लोप फाइंड आउट करना था x इक्वल टू 1, तो मान लीजिए x इक्वल टू 1 कोई ये पॉइंट है, x इक्वल टू 1 ये पॉइंट है कोई, x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 होगा तो बताइए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे 1 आ जाएगी, तो y इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, ये आ गया। फिर x इक्वल टू 2 यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, ये x इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 2 पर बताइए y कितना आ रहा है, y आ जाएगा ये यहाँ से, x इक्वल टू 2 पर y आ जाएगा 8, तो ये यहाँ से 8 हो जाएगा। तो जो कॉर्ड होगी, देखिए कॉर्ड असल में ये होगी कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड। इसका जो स्लोप होगा इस लाइन को आप ऐसे करके ये करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो बताइए डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक 8 और ये 1, तो ये तो हो जाएगा 7, और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ये 2 ये 1 तो 1, तो बताइए टेन थीटा कितना हो जाएगा, 7 माइनस ये आ जाएगा सीधे सीधे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई 7 और ये 1 है तो बराबर 7 आ गया, ठीक है। इस तरह से कॉर्ड का स्लोप फाइंड आउट किया जाता है। इस तरह से किसी भी क्रम में कॉर्ड का स्लोप फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए एक चीज़ और जो ग्राफ में यूज होती है, तो एक तो हो गई टेंजेंट का स्लोप, एक हो गया कॉर्ड का स्लोप, और एक ग्राफ यूज होता है जिसको हम कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पर थोड़ा सा और पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो ग्राफ का एरिया का क्या मतलब है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर अच्छे से फिर भी एक बार और बताऊँगा। जैसे ये कोई भी ग्राफ होता है ये, ठीक, अब आपको एरिया चाहिए इतने पोर्शन का, ये आपको एरिया चाहिए, ठीक। तो अगर ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, तो फिर इसमें जो एरिया फाइंड आउट होता है वो इंटीग्रेशन से होता है। और इंटीग्रेशन को यार मैंने आपको बोलने की स्टाइल बता दी थी जो आनी भी चाहिए। हम कैसे कहते हैं, यहाँ से देखो ऐसे कहते हैं, एक्स पर जाके ये एक्स पर जाके यहाँ से डी एक्स, ये आना ही चाहिए यार आपको बोलना, एक्स पर जाके डी एक्स। तो ये जो पट्टी होगी ये, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से वो डी एक्स है, और लंबाई मान लो इसकी जो भी आ जाए यहाँ से वो फंक्शन पर डिपेंड करेगी, वो वाई है। अभी समझा देंगे वाई है। तो इसको मैंने आपको बताया था कि इस पट्टी को अगर मैग्नीफाई करेंगे तो आपको ये इस समय ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी। तो इसमें जो एरिया आएगा एक्चुअली में वो ये इतना एक्स्ट्रा है। पर अगर मैं इसको बहुत ही पतला ले लूँगा, बहुत पतला ले लूँगा तो फिर इसको क्या मान सकते हैं, रेक्टेंगुलर मान सकते हैं। जब बहुत ही पतला ले लेते हैं क्या मान सकते हैं, रेक्टेंगुलर। तो इसको वी अज्यूम इट अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ। हम इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानते हैं। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना था, वाई था, और उसकी थिकनेस कितनी थी, डी एक्स। तो बताइए इसका डी एरिया भी छोटा सा होगा, तो इसको क्या लिखते हैं बताइए, वाई डी एक्स लिखते हैं। इस एरिया को क्या लिखते हैं, वाई डी एक्स लिखते हैं। तो इसका जो डी ए आ गया इतने से परत का, तो डी ए इक्वल टू आ गया वाई डी एक्स, और टोटल एरिया निकालेंगे तो इसको करेंगे इंटीग्रेट वाई डी एक्स को। इतना आपको आता है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया था। और जो लिमिट पुट करेंगे वो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्यों हमें इतना एरिया फाइंड आउट करना है। तो मान लिया यहाँ से ये x1 है और यहाँ तक मान लो ये कितना है, x2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, x1 से x2, ठीक है। इतना करेंगे, प्रोसेस देख लीजिए, बच्चों को दिक्कत होती है, होने नहीं चाहिए अभी, ठीक है। ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक।
अभी एक कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए, जैसे मान लो आपको ये ग्राफ दिया हुआ है कोई y इक्वल टू एक्स क्यू, जो आता है वही देख लो, y इक्वल टू एक्स क्यू ये ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, मान लो यहाँ तक फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 2 तक, ये एरिया फाइंड आउट करना है पूरा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अभी 0 से x इक्वल टू 2 तक फाइंड आउट करना है। तो अब ये कोई स्टैंडर्ड डायग्राम तो है नहीं, इंटीग्रेशन ही आपको लगाना पड़ेगा। तो जो मैंने बोला वो लैंग्वेज याद होनी चाहिए, एलिमेंट कट करेंगे x पे जाके dx, जिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हमने अज्यूम किया है उसको x पे जाके dx जाके कट करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक। देखिए तो आप यहाँ पे x पे जाके dx ये कट करेंगे, ये तरीका होता है इसका यार, ये बोलना सीखो पहले तो, x पे जाके dx ये। अच्छा ये भले ही देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा कि सर ये तो रेक्टेंगल है नहीं, लेकिन यार ये dx इतना छोटा होता है कि हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, क्या एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अज्यूम कर लेते हैं। तो बताइए x, अब देखिए यहाँ पे x पे देखिए ज़रा, ये वैल्यू कितनी होगी भाई, ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यू, तो ये y जब x इक्वल टू एक्स होगा तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, एक्स क्यू हो जाएगा। तो बताइए इसका जो dA लिखा जाएगा, dA, वो dA कितना लिखा जाएगा बताइए, y इंटू डी एक्स, और dA बराबर उस जगह पर y की वैल्यू है कितनी, एक्स क्यू वैल्यू है बराबर इंटू डी एक्स, उठा के इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इस तरह से काम किया जाता है, ठीक। अब आपको जहाँ से जहाँ तक एरिया फाइंड आउट करना था, कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना था, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक, इतने में आप इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 2, तो जो a आ जाएगा। अब बताइए एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4 आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से 2 बराबर 1/4 इंटू, बताइए 2 लिखोगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 0 बराबर आ गया 4 यूनिट। यूनिट का क्या मतलब है वो भी समझाता हूँ, पर एरिया इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। एरिया इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ये ग्राफ सबको आता है y इक्वल टू साइन एक्स, सबको आता है, 100% आता है। तो y इक्वल टू साइन एक्स कुछ ऐसा ग्राफ होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, 0 से पाई में तो यही होता है, फिर ऐसे इधर चला जाता है इधर, ठीक। तो 0 से पाई में ये होता है। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या, एक लूप का एरिया फाइंड आउट करना है, एक लूप का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। तो अब हम वही तरीका करेंगे, यहाँ पे क्या कट करेंगे, x पे जाके dx, ये x पे जाके dx, ये याद पहले तो बोलना आना चाहिए, x पे जाके dx। भले ये इसमें एक्स्ट्रा है लेकिन इस स्ट्रिप को क्या मानेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानेंगे। अब बताइए ये यहाँ पर y होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन x, ठीक। तो इसका बताइए dA क्या लिखा जाएगा, dA लिखा जाएगा y इंटू डी एक्स। तो a बराबर क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन y dx, 0 से कितना पाई, क्योंकि हमें एरिया यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करना है तो उतने में लिमिट पुट कर देंगे। अगर यहाँ तक फाइंड आउट करना था तो 0 से 2 पाई, अगर पाई/2 तक फाइंड आउट करते तो 0 से पाई/2 ये आ जाएगा। तो a बराबर y क्या लिख देंगे बताइए, साइन एक्स और dx, 0 से पाई। तो a बराबर बताइए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सब जानते हैं, माइनस कॉस x होता है। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस x, लिमिट 0 से पाई। तो a बराबर बताइए इसको कॉस पाई, माइनस ऑफ कॉस पाई लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 लिखेंगे। a बराबर कॉस पाई होता है -1, तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, -1 और ये हो जाएगा +1, तो कितना आ गया बताइए, 2 आ गया, 2 यूनिट आ गया इसका एरिया। दिमाग में सेट भी हो जाना चाहिए, साइन एक्स के ग्राफ का जो एरिया होता है वो 2 यूनिट होता है, ठीक है। 0 से पाई में ये आ जाएगा, तो 2 यूनिट इसका एरिया आ गया।
क्लियर। इस तरह से ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं, उतना आपको आता ही है। सम स्टैंडर्ड देखिए, उस स्टैंडर्ड में कुछ ये आ जाते हैं, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सबको आते ही हैं। मान लो ये रेक्टेंगल है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ए है, ये बी है, तो इसका एरिया तो सीधे सीधे क्या लिख लेंगे बताइए, ए बी लिख लेंगे। मान लो ये ट्रायंगल है, इधर एक्स है, इधर वाई है। मान लो ट्रायंगल है, ये बी है और इसका हाइट ए है, तो एरिया बताइए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू ए हो जाएगा। ठीक, ये स्टैंडर्ड है, कुछ आराम से लिख लो, सब आता ही है। फिर एक ट्रेपेजियम होता है, ये याद कर लो। ये अगर ए है, ये बी है, और ये दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हो जाएगा, ये एच है मान लो, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी। ये इसका एरिया होता है, ये इसका एरिया होता है। तो ट्रेपेजियम का एरिया यूज़फुल होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हटाएं। फिर इसमें आता है पॉजिटिव एरिया का कंसेप्ट और नेगेटिव एरिया का कंसेप्ट। कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया। अभी इसको एकदम प्रूफ के साथ समझाते हैं। देखिए यार, ऐसा कहा जाता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, ये छोटा बना है, वो बड़ा बना है, तो जो एरिया अबव द एक्स एक्सिस होता है, बाई कन्वेंशन उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और जो एरिया बिलो द एक्सिस होता है उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो एरिया अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नेगेटिव। तो ऐसा बोला जाता है, तो लिख लो आप, एरिया अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वही एक्स एक्सिस, इज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नेगेटिव। जो एरिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो एरिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। ऐसा कन्वेंशन है, ठीक है, ऐसा कन्वेंशन है। ठीक है, देखो इस पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे ये कर्व होता, इसको चलो प्रूव करेंगे, पहले एक एग्जांपल देख लो। ये होता मान लो, ठीक है, ये होता मान लो, ये x इक्वल टू 2 है, इस जगह पर x इक्वल टू 6 है, और मान लीजिए यहाँ पर x इक्वल टू 8 है। ठीक, और ये हाइट जो भी है y, मान लो ये हाइट दी है कुछ 10 दी है। आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड द टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा देखना है। इसमें सबसे पहले जो बच्चों को डाउट आता है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, लिख लेना है। सबसे पहले बच्चों को डाउट ये आता है कि सर ये दिया रहता है, अक्सर क्वेश्चन में आप देखेंगे ये दिया रहता है, ये नहीं दिया है कि इसका हाइट कितना है, ये दिमाग में आता है बच्चों के में। तो मैं बता दूं, ये काफ़ी यूज़फुल रिजल्ट होता है। इसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। देखो ये जो एंगल होगा दोनों बराबर होंगे ना,
तो आप इसको अपने मन से कुछ मान लो, वाई मान लीजिए। तो अब आप इसमें यूज़ कर लीजिए टेन थीटा बराबर, इस टेन थीटा में आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा वाई अपॉन, बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, बराबर ये कितना है बताइए, टोटल 10 है, और नीचे कितना है बताइए, 2 से 6 आ जाएगा 4, तो ये यहाँ से y इक्वल टू आ जाता है 5 यूनिट। तो एक तरह से दिया नहीं था, पर इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला लगाकर ये फाइंड आउट कर लिया जाता है। पहले ये दिमाग में ले लो, ये काफ़ी यूज़फुल पॉइंट है, कई जगह आईआईटी नीट हर जगह ये यूज़ होता है कॉन्सेप्ट। पहले इतना क्लियर करो जरा, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये चीज़ दी नहीं रहती है, इसको फाइंड आउट ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब आपको ये आ गया, देखिए अब ये एरिया अबव द एक्स एक्सिस है और ये एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इसका एरिया आप अलग से लिखो A1 कितना लिखा जाएगा बताइए। अब बताइए इसका एरिया क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा हाफ इंटू बेस, यहाँ से यहाँ तक कितना है बताइए 6, इंटू हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है बताइए 10, तो इसका जो आ गया 30 यूनिट आ गया प्लस का। इसका एरिया लिख दीजिए अब A2, इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ये बताइए हाफ इंटू बेस बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 2, क्यों 8 है 6 है, और हाइट बताइए अभी अभी निकाली आपने कितनी 5 यूनिट, तो 5 लिख दीजिए, तो बराबर आ गया 5 यूनिट माइनस का 5 यूनिट। तो बताइए ए टोटल आ जाएगा A1 प्लस A2, जिसमें ये तो होगा नेगेटिव और ये क्या होगा पॉजिटिव, तो ए टोटल आ जाएगा 30 प्लस ऑफ -5, तो ये लिखा जाएगा 25 यूनिट। ठीक है, इस तरह से एरिया फाइंड आउट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट था, इसको उतार लीजिए, काम आएगा जीवन भर, काम आएगा जीवन भर आपके। ठीक है, इसको देखो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि नीचे वाला एरिया क्यों नेगेटिव लिया जाता है। जैसे आप जानते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, देखो ये होता है और दोनों लूप सिमेट्रिकल होते हैं, तो ये 0 होता है, ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है। आप चेक कर लो, जब मैं 0 से 2 पाई में एरिया फाइंड आउट करूँगा तो 0 आएगा, क्योंकि जितना इस लूप का एरिया होगा उतना इसका होगा। अभी अभी किया था, देखिए कैसे, आप चेक कर सकते हो। देखिए x पे जाके dx कट कर लेते हैं, चलो x पे dx कट कर लेते हैं, तो x पे dx कट करोगे, ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स, तो बताइए ये हाइट कितनी आएगी, साइन एक्स आएगी, तो इसका जो dA हो जाएगा, dA वो क्या लिखा जाएगा बताइए, y dx, तो dA बराबर लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा साइन एक्स और dx, उठा के आप इंटीग्रेट कर दो इसको। अब आप 0 से 2 पाई में इसको इंटीग्रेट कर दो, आप देखिए फाइंड आउट करेंगे आप 100%। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था बताइए, माइनस कॉस एक्स 0 से 2 पाई, ठीक है 0 से 2 पाई। बताइए ए बराबर माइनस ऑफ कॉस 2 पाई, ठीक, और माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ए बराबर कॉस 2 पाई होता है 1, तो ये हो गया -1 और ये हो जाएगा +1 बराबर 0। तो वो एरिया 0 इसलिए आया है क्योंकि ऊपर का एरिया रहा होगा पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। तो मैंने प्रूव भी कर दिया कि ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाला नेगेटिव लेते हैं। अब बार बार तो हम ये प्रोसेस करेंगे नहीं, तो एक कन्वेंशन मान लिया गया कि अबव द एक्स एक्सिस एरिया पॉजिटिव है और बिलो द एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव है। ओके, चलिए फिर एरिया में एक कॉन्सेप्ट और आता है, फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय एन एरिया। फिजिकल क्वांटिटी गिवन बाय एन एरिया।
कि एरिया किस फिजिकल क्वांटिटी को देता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे एक्स और ये वाई, ये कोई भी एरिया होता, मान लो ये होता, यहाँ से ये होता ए और ये होता मान लो बी, तो इसका एरिया होता ए इंटू बी। तो आप हमेशा इसका पहले यूनिट फाइंड आउट करो, यूनिट। तो इसका जो यूनिट आएगा यार वो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो ए का यूनिट मतलब यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, या आप लिख सकते हैं यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस। ये आप फाइंड आउट कर लो, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक, आप ये फाइंड आउट करो पहले, तो इससे आपको ये पता लग जाएगा यूनिट क्या है। और जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आप अपनी किसी फिजिकल क्वांटिटी से मैच करा सकें, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी कहीं ना कहीं दोनों सेम है। ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं। एक आध दिखाते हैं, देखिए आपको एक आध दिखाते हैं आपको। जैसे मैं इधर ले लेता हूँ, जो भी आपको आता है, इधर टाइम ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मान लो ये ग्राफ जो भी है ये है। अब आप इसका यूनिट चेक कर लो, इस एरिया का यूनिट क्या आएगा। देखिए हम दोनों चीज़ें दिखाएंगे आपको। यूनिट चेक करिए, यूनिट आ जाएगा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाई यूनिट ऑफ टाइम, ये आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट आ जाएगा बराबर, बताइए एक्सीलरेशन वाई एक्सिस में, तो एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम होता है सेकंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। तो ये होती है वेलोसिटी या स्पीड। भाई और किसी का थोड़ी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड असल में वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट होता है। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी या स्पीड का क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। एकदम आसान है, ठीक है। और अब अगर आप इंटीग्रेशन से करते तो देखो वो भी हम समझा देते हैं। हालांकि काइनेमेटिक ग्राफ में एक एक चीज़ आपको डिटेल पढ़ा रहे होंगे। देखिए अगर यहाँ पर मैं x पे जाके dx ले लेता हूँ, तो अब इसको x पे जाके dx नहीं बोलूँगा, t पे जाके dt बोलूँगा। क्यों? इधर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो टाइम है, और अब यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये a आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो बताइए जो स्ट्रिप होगी जरा सी ये, इसका एरिया क्या लिखेंगे बताइए, dA लिखेंगे आप, dA क्या लिखेंगे, a dt लिखेंगे, है कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो ये आ जाएगा dA। ए बताइए, ए को क्या लिख सकते हैं, dB/dt लिख सकते हैं, इनटू dt, dt से dt मर जाएगा। तो बताइए dA बराबर क्या आ गया, ये आ गया dB, उसको उठा के इंटीग्रेट कर दो। तो a बराबर बताइए ये dV क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। वैसे तो एक्चुअली में चेंज इन वेलोसिटी आएगा, पर वो बात का मुद्दा v1 से v2, ठीक है। तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1, ये आ जाएगा, वो अलग से बताएंगे आपको। तो चेंज इन वेलोसिटी में यूनिट भी तो वेलोसिटी के ही होंगे, किसी और के थोड़ी ना हो जाएंगे। इस तरह से आता है। ठीक है, एक और आखिरी समझा देते हैं इसमें आपको ग्राफ। जैसे इधर होती पोजीशन, इधर होता फोर्स, और ये कोई भी ग्राफ होता ये, तो इसका जो यूनिट होता, यूनिट जो होता है इसका, ये होता फोर्स का यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एक्स का मीटर,
एक्स का यूनिट। बताइए यूनिट क्या आ जाएगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन मीटर आ जाएगा। और न्यूटन मीटर या सब जानते हैं क्या होता है? जूल होता है। जूल होता है, क्या होता है? जूल होता है। और जूल असल में क्या होता है बताइए? वर्क डन होता है। तो एक तरह से ये हुआ कि फोर्स इनटू पोजीशन का जो ग्राफ है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क डन देगा आपको, वर्क डन। ये धीमे धीमे फिजिक्स में सब चीज़ें सीखते चले जाओगे, धीमे धीमे सब चीज़ें सीखते चले जाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर देखिए बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है ग्राफ एंड पाथ में। ग्राफ एंड पाथ, ठीक है। देखिए पाथ क्या होता है और ग्राफ क्या होता है। पाथ असल में होता है ट्रेजेक्टरी जिसके ऊपर एक्चुअली में पार्टिकल मूव किया होगा। ट्रेजेक्टरी ऑन विच, या ट्रेजेक्टरी ऑफ मूविंग पार्टिकल। अब देखिए पार्ट, पहला पॉइंट तो ये रख दीजिए पाथ के लिए, ट्रेजेक्टरी ऑफ मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल जिस ट्रेजेक्टरी पे मूव किया होगा वही क्या होता है? पाथ होता है। दूसरा पॉइंट, पार्टिकल हमेशा स्पेस में या प्लेन में या लाइन में चलता है। पार्टिकल ऑलवेज मूव always moves on a straight line or plane और स्पेस। इसके अलावा तो कोई मूव करेगा नहीं। या तो वो किसी लाइन पे जा रहा होगा ऐसे करके, लाइन में मूव कर रहा होगा, या किसी प्लेन में मूव करेगा, इस तरह से प्लेन में मूव करेगा, या 3D में मूव करेगा, या 3D में मूव करेगा। इसके अलावा और तो कोई मूव करेगा नहीं। या तो किसी लैंड पे मूव करेगा, या किसी प्लेन में मूव करेगा, या 3D में मूव करेगा। तो यार जब भी किसी पाथ की बात करेंगे उसमें जो वेरिएबल होंगे वो एक्स वाई एक्स वेरिएबल होगा, या एक्स वाई वेरिएबल होंगे, या एक्स वाई जेड वेरिएबल होंगे। तो एक पाथ में जो वेरिएबल होते हैं वो एक्स वाई जेड ही पॉसिबल हैं। तो इन अ पाथ, इन इक्वेशन ऑफ पाथ, in equation of path only variables can be x, y and z। यही केवल वेरिएबल हो सकते हैं। कहने का मतलब टाइम इसमें कभी वेरिएबल नहीं होगा, टेम्परेचर कभी वेरिएबल नहीं होगा, फोर्स कभी वेरिएबल नहीं होगा, वेलोसिटी कभी वेरिएबल नहीं होगा। ये सब इसमें वेरिएबल नहीं हो सकते। एक्स वाई जेड में ही कोई ग्राफ होगा, वही पाथ की इक्वेशन होगी, ठीक है। इतना लिखो, फिर मैं इसको और समझाता हूँ भी, एकदम क्लियर कर दूंगा, चिंता ना करो, एकदम क्लियर। कोई पॉइंट उठाया है तो कोई बात होगी। जैसे इधर हमने x ले लिया, ये y ले लिया, तो अगर पार्टिकल इस लाइन पर मूव करे, लाइन पर ये, तो एक तरह से बताइए पाथ क्या है? पाथ है लाइन, पाथ है लाइन। इसी प्लेन में मान लीजिए पार्टिकल ऐसे मूव करे, ठीक है, तो पाथ है सर्किल। पार्टिकल ऐसे मूव करे तो ये एलिप्स होती है, तो पाथ है, पाथ इज एलिप्स। पाथ क्या हो जाएगा? एलिप्स हो जाएगा। तो बताइए सर्किल में भी एक्स वाई वेरिएबल होंगे, एलिप्स की इक्वेशन में भी एक्स और वाई वेरिएबल होंगे, ठीक है। मैं इसकी क्लास अलग से ग्राफ की बना दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी बना दूंगा। अभी ज़्यादा यूज नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बना देंगे, ठीक है, ठीक है। अब मान लो पार्टिकल ऐसे मूव करे, एक्स वाई जो साइन एक्स होता है ऐसे, तो पाथ है साइनसोइडल फंक्शन या साइन एक्स के पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है।
तो ये सब पाथ होते हैं। तो पाथ में एक्स वाई जेड के अलावा कोई वेरिएबल हो ही नहीं सकता। मतलब टेम्परेचर एक वेरिएबल नहीं हो सकता, टाइम वेरिएबल नहीं हो सकता, वेलोसिटी वेरिएबल नहीं हो सकती, एक्सीलरेशन वेरिएबल नहीं हो सकता, ये सब वेरिएबल नहीं हो सकते पाथ में। तो एक्चुअली में ये पाथ है, मतलब पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा, पार्टिकल यहाँ रहा होगा, पार्टिकल यहाँ रहा होगा। अगर सर्कल पे मूव कर रहा है तो पार्टिकल यहाँ रहा होगा, फिर यहाँ रहा होगा, फिर यहाँ रहा होगा। ऐसे करके पार्टिकल एक्चुअली में इसी पर मूव कर रहा है। इलिप्स हो जाएगा तो ये रहेगा, ये रहेगा, ये एक्चुअली में पार्टिकल ऐसे ही मूव कर रहा है, ये मतलब है। साइन पे जा रहा है तो पार्टिकल यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। इस तरीके से एक्चुअली में इसी रास्ते पर पार्टिकल मूव किया हुआ है। एक्चुअली में पार्टिकल के मूवमेंट का रास्ता यही है। तो ये बेसिकली आपका होता है पाथ। ये बेसिकली होता है आपका पाथ। अब देखिए ग्राफ क्या होता है, हट समझें। जो ग्राफ होते हैं फिजिक्स में, वो किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन एक्सप्लेन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। तो ग्राफ रिप्रेजेंट, ग्राफ इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन, it represent the variation, it represent the variation ठीक है, आवाज आ रही है ना। It represent the variation of a physical quantity, of a physical quantity physical quantity with respect to variable, with respect to variable on which physical quantity depends, physical quantity on which physical quantity depends। तो इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। अभी समझ में आएगा, इतना लिखो, इतना लिखिए। जैसे भाई हम सुबह जगे और हमने कहा कि जो टेम्परेचर है, ध्यान से सुनना, अब जो टेम्परेचर है वो इस तरीके से T+10 डिग्री इस तरह से दिया जा रहा है, और जो टाइम है बताना पड़ेगा, टाइम इन आर, ठीक है। AM कर दो इसको, AM, यस, ठीक है, इतने आर, ठीक है, ये है। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे आप T=0 पर जगे, अब 0 आप कहीं से भी काउंट कर लो। जैसे सुबह सुबह जगे तो 12 बजे, मतलब सुबह सुबह जगे, रात में सोने के बाद 12 बजे जग गए, अब देखिए ये टेम्परेचर दिया हुआ है, तो T बराबर T+10 ये दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ध्यान रखना पाथ नहीं होगा, ग्राफ होगा। देखो कैसे, ये जो टेम्परेचर है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक। तो इधर टाइम ले लिया, इधर टेम्परेचर ले लिया, तो इसका ग्राफ सब जानते ही हैं, ये आएगा। तो खुद बताइए, ये यही तो बता रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि दिन का टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज किया। तो ये बता रहा है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर का वेरिएशन बता रहा है। क्या आप खुद बताइए, ये ट्रेजेक्टरी है, क्या ये पाथ है, क्या टेम्परेचर इस पाथ पे चला? बिल्कुल नहीं। आपको टेम्परेचर तो महसूस होगा, ये तो केवल कोई देख के ये बताएगा अच्छा टेम्परेचर दिन में ऐसे बदला था, या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे बदला था, महसूस होगा केवल आपको। इस पर टेम्परेचर चला थोड़ी ही। इट इज नॉट पाथ ऑफ द टेम्परेचर, इट इज, यार कन्फ्यूजन दूर किया जाए, इट इज नॉट पाथ ऑफ द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का कोई पाथ नहीं है, इस पाथ पे थोड़ी ना चला टेम्परेचर, ये वेरिएशन है, केवल ये बताता है। जो पाथ होता है उस पर एक्चुअली पार्टिकल मूव करता है। जैसे मान लो पाथ ये आता, ये पाथ आता, तो इधर x और y ही होता, या x z होता, या z x होता, इस पे तो पार्टिकल एक्चुअली मूव किया है, ये पाथ है, ये पाथ है। हाँ, ये पाथ और ग्राफ भी है, ये दोनों ही चीज होती है, पर ग्राफ केवल फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन बताता है किसी जिस फिजिकल क्वांटिटी पर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। जैसे और आप एक आधा एग्जांपल ले लो, और एक आधा एग्जांपल ले लो। जैसे हमने कहा कि वेलोसिटी है 2t + 6 ये है, तो खुद बताइए। अब देखिए पार्टिकल तो अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे मूव कर रहा होगा, जो भी मूव कर रहा है, मान लीजिए, मान लो आपने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा, उसी के लिए बात कर लेते हैं। तो t = 0 पर भाई वेलोसिटी 6 मीटर/सेकंड है, जैसा कि इसमें इक्वेशन में दिया है। फिर t = 1 सेकंड पर आ गए, तो वेलोसिटी कितनी हो गई बताइए, 8 मीटर/सेकंड हो गई। फिर यहाँ पे t = 2 सेकंड पर आ गए, तो वेलोसिटी बताइए कितनी हो गई, ये आ गई 10 मीटर/सेकंड। तो अगर अब बताइए पाथ क्या है पार्टिकल का, तो पाथ जरा समझिए और बेहतर क्लियर होगा। पाथ है पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। तो पाथ हो गया इसका एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो गया। पाथ तो ये इसका। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसका बनाना है, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ग्राफ अलग अलग, तो इधर टाइम ले लीजिए और इधर स्पीड ले लिया, वेलोसिटी ले लीजिए। तो ये बताएगा वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कैसे कर रही है। इट इज नॉट पाथ, प्लीज क्लियर द कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट पाथ, इट इज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इतना सबको आता है। t = 0 पे 6 आएगी, 6 से स्टार्ट होगा और ये इस तरीके से लाइन आएगी, ठीक। तो ये है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, variation of velocity with respect to time. It is not path, it is not path। भाई वैसे भी कोई वेलोसिटी का पाथ थोड़ी होगा, वेलोसिटी का तो वेरिएशन हो सकता है, पाथ तो केवल मूविंग पार्टिकल का हो सकता है, ठीक है। वैसे भी टाइम, वेलोसिटी ये सब पाथ में आ ही नहीं सकते, पाथ में तो केवल एक्स वाई होंगे। तो पाथ इसका एक्चुअली यही है। अच्छा, पाथ में जो दिखता है वो वही होता है, पर जो ग्राफ होता है उसमें जो दिखता है वो थोड़ी होता है। वो तो एक फीलिंग होती है कि वेलोसिटी इस फंक्शन से वेरी कर रही है, मतलब ग्राफ से एक रीडिंग आती है ऑलवेज। और पाथ जो दिखता है वही होता है, और ग्राफ से तो एक रीडिंग निकल के आती है कि इसकी रीडिंग है। अभी हम आपको समझाएंगे ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। हटाएं इसको। जैसे हमने लिखा a = x², तो इसमें यह क्या है, ये बता रहा है कि एक्सीलरेशन पोजीशन के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है। तो बताइए इधर अगर हम x लेंगे और इधर a लेंगे, खुद बताइए ये आएगा। इधर समझा चुके हैं कि तो ये y का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है। तो बताइए पार्टिकल तो अभी भी ऐसे ही मूव किया हुआ ना कि x = 0, फिर x = 1, फिर x = 2। ये पाथ तो ये होगा ना, जैसे x = 0 पर a बराबर कितना होगा, 0 होगा। फिर x = 1 पर आ गए होंगे तो a कितना होगा बताइए, 1 मीटर/सेकंड² होगा। फिर x = 2 पर आ गए होंगे जैसे, तो a कितना होगा बताइए, 2 दूनी 4,
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये मतलब है। तो पार्टिकल तो ये चला, तो उसका पाथ तो ये है, ये बता रहा है कि एक्सीलरेशन पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज कैसे किया। तो ये क्या है, ये है वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कैसे वेरी किया। तो पाथ और ग्राफ में आपको फंडा क्लियर हो गया होगा, पाथ और ग्राफ में फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हटाएं, पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट लो। अब आती है रीडिंग ऑफ ए ग्राफ। इस बस ये तो अब आई गया आपको, खैर थोड़ा सा फिर भी समझा देते हैं। रीडिंग ऑफ ए ग्राफ, एक ग्राफ की रीडिंग, जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे इधर है मान लो टाइम, इधर है मान लीजिए टेम्परेचर, और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं चलो, और ग्राफ कुछ ऐसे है। इसकी कोई इक्वेशन दी होगी, कोई ना कोई इक्वेशन दी होगी। मान लो ये कैपिटल टी टेम्परेचर बराबर 2T है, तो इसकी रीडिंग ये होगी। देखिए पाथ और ग्राफ तो क्लियर है, टेम्परेचर किसी रास्ते पर तो मूव करता नहीं, उसकी वेरिएशन होती है केवल। तो ये बता रहा है कि T इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर 0 डिग्री है। जैसे यहाँ पर T इक्वल टू हम आ गए, मान लो ये R में दिया हुआ है, 2R पर आ गए, या AM में, या टाइम दिया है, घड़ी का टाइम दिया है, ठीक है, टाइम ऑफ क्लॉक दिया है। जैसे अब मान लो ये 0 को हम 12 AM कह देते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 PM की बात कर लेते हैं, सुबह सुबह की 1 AM की। आइए सर, आइए सर। अरे सर, जैसे हम इसको AM में ले लेते हैं, ठीक है सर। तो जैसे आप सुबह सुबह जगह, तो मान लीजिए T इक्वल टू 1 AM, तो 1 AM पर जो टेम्परेचर होगा वो ये बता रहा है, टेम्परेचर ये बता रहा है। तो इस ग्राफ से आपको मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लीजिए आप थोड़ा सा आ गए, यार अपने गुरु हैं अभिषेक सर, तो वो बैठे हुए हैं इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ उनको देख के, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप 2 AM पर आ गए, तो 2 AM पे जो टेम्परेचर है इस ग्राफ के हिसाब से बताइए, वो ये बता रहा है कितना होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि टेम्परेचर टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कैसे कर रहा है। टेम्परेचर एक्चुअली इस रास्ते पे थोड़ी ना चला होगा, तो ग्राफ और पाथ में ये डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है। पॉज करके उतार लो, और एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने कोई एक वेलोसिटी या पोजीशन टाइम ग्राफ ले लिया, इधर टाइम ले लिया, इधर पोजीशन ले ली, एक्स पोजीशन, और हमने एक ये बना दिया ग्राफ, ठीक है। अब मान लीजिए ये कुछ भी है, जैसे आप इसको कोई फंक्शन ले लो, x बराबर 5t ले लीजिए। तो देखिए ये एक्चुअली पाथ नहीं है, यहां पर मैं दे रहा हूं पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब देखिए ये क्या वेरिएशन बता रहा है। मान लो पार्टिकल एक्स एक्सिस पे यहां से चलना स्टार्ट किया, तो ये आपको ये बता रहा है कि जिस समय t इक्वल टू 0 पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो पार्टिकल यहां पर होगा। तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, कुछ देर बाद यहां पहुंचा होगा। तो देखिए ग्राफ से रीडिंग आएगी। मान लो आप यहां से ले लो t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पर यहां से बताइए x की वैल्यू क्या आ रही है, 5। तो ये इसको मैं मीटर में दे देता हूं, ठीक है, इन मीटर मान लेना, इन मीटर। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है। तो अब देखिए ये तो वेरिएशन बता रहा है पोजीशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पर एक्चुअली पाथ पार्टिकल का ये है, पार्टिकल अलोंग द x एक्सिस मूव कर रहा है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये x कोऑर्डिनेट कितना आ गया होगा, x इक्वल टू 5। तो पार्टिकल इस रास्ते पर जा रहा है। अब उस पोजीशन के वेरिएशन को हमने ग्राफिकली इस तरह से दिखाया हुआ है। आपको बात क्लियर हो गई। तो ग्राफ और पाथ में फर्क होता है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और ये उसका
पाथ है। तो पाथ एक्चुअली जो दिखता है वही होता है, और ग्राफ से हमेशा एक रीडिंग ली जाती है कि इस रीडिंग का मतलब क्या है। तो इस ग्राफ की रीडिंग को मैं आप ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस ग्राफ की रीडिंग का ये मतलब है। जैसे आप t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आ गए, लेट ये t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताइए रीडिंग क्या आ रही है ग्राफ से। तो ग्राफ से आ रहा है ये कि इस समय ये यहां पर है 10 मीटर। तो इसका अब इसकी पोजीशन यहां पर पाथ इसका ये बदला होगा, तो ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 10 मीटर। ये ग्राफ और ये पाथ, इन दोनों में ये फर्क है। उतार लीजिए पॉज करके। वो पाथ ये ग्राफ, ये तो बोल रहे हैं, नहीं वो उंगली हो गई उल्टी। पाथ ग्राफ ना ना ना, वो ये हो गया होगा कि ये पाथ ये ग्राफ, तो ये हाथ उल्टा चल गया होगा। नहीं 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 नहीं। अब जैसे मान लो हमने कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, कोई भी ले लो, कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लो, टाइम सेकंड में ले लेते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये है, फिर इस तरह से ले लिया, कुछ भी आएंगे, सब ग्राफ आपके सामने आने वाले हैं अभी। और इस तरह से ये, और अभी भी दिया पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये सब देना पड़ेगा यार आपको, पाथ तो बताना ही पड़ेगा। या तो पाथ को आप इक्वेशन से बताएंगे, या आप स्टेटमेंट से बताएंगे कि पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, तो या तो आप ये कहिए या उसका इक्वेशन लिख दीजिए। ठीक, तो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस ऐसा मैंने दे दिया। ठीक है, हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा रहे हैं, अभी सब वापस भी आएंगे, अभी ये जाके वापस आएंगे, ऐसे करके ऐसे आएंगे। इसमें भी समझाएं, अभी समझाते हैं, एक ग्राफ लेते हैं, इसके बाद वही लेते हैं। चलिए, अब मान लीजिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, अब ये पाथ दे दिया मैंने एक्स एक्सिस, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहां से चला, तो देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब पार्टिकल ने अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट किया, ये बता रहा है। इसकी रीडिंग यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। t इक्वल टू 0 पर x तो चलिए आपके वाले था, लेकिन ग्राफ ने बताया u इक्वल टू 0, तो पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट किया। जैसे मान लो इसको कुछ ले लो आप, जैसे ये मान लो 10 सेकेंड है, ये ले लो 20 सेकेंड, ये 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो देखिए 10 सेकेंड तक इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, आप देखिए ध्यान से, और यहाँ पर जो भी स्पीड आ जाए वो सब कैलकुलेशन की बात है। तो 0 से 10 सेकेंड में स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तभी बढ़ेगा जब केस ऑफ एक्सीलरेशन होगा। तो ये यहाँ से एक्सीलरेट करेगा, तो यहाँ तक मान लीजिए ये आ जाता है t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो ये बता रहा है इस इंटरवल में क्या किसका कैसे बताइए एक्सीलरेशन। तो पार्टिकल एक्चुअली इस पाथ पर मूव किया, लेकिन उसकी वेलोसिटी की रीडिंग ये है कि वेलोसिटी किसी भी समय पर बढ़ रही होगी, यहां से लेकर यहां तक। इसको मैं कुछ कह देता हूं, ए मान लो बी, तो ये मान लो बी है, और ये ए से स्टार्ट किया। अब देखिए इसको बी मान लो, इसको आप सी कह दो। अब बी से सी में देखिए स्पीड में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब इस कांस्टेंट स्पीड पर ये लगातार मूव कर रहा है। लेट आप इसको 10 मीटर पर सेकंड कह दो, यहां तक हो गई। तो अब देखिए B से लेके C तक स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ए क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ये सब आपको मोशन के पैरामीटर में एक एक बात समझाती है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0। तो यहाँ पे ए 0 रहा होगा, और पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखिए ग्राफ की रीडिंग कहती है कि अब देखिए स्पीड यहां तक तो बढ़ी, तो ये पाथ तो है नहीं, पाथ तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन है। तो ये कंसेप्ट पहले क्लियर करो, बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो समझते हैं पार्टिकल ऐसे मूव किया,
एक्चुअली पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ही जा रहा है। ये तो ये बता रहा है कि उस मूव करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी का वेरिएशन क्या है, कि वो पहले बढ़ते हुए बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो गई है, फिर उसने घटना स्टार्ट किया। अब देख घटते घटते जीरो हो गई, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, रिटार्डेशन। तो ए इधर लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पे जाके जीरो हो गई। कहाँ पे जाके बताइए, टाइम t इक्वल टू 30 सेकेंड पे जाके वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। ये इसका मतलब है। तो ग्राफ की रीडिंग थोड़ा सा सीख लो, फिर आपको ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत तेजी से आगे चलेगा। एक ग्राफ और देते हैं आपको, देखिए। जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ दिया, मान लो ये दे दिया, इस तरह से दे दिया, वापस वाला है। अब देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसको जरा समझना। ये वापस अभी आ रहा है सर। अच्छा आप कह रहे इधर वो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ना, वो तो इसके बाद आएगा मिसकंसेप्शन में, अभी नहीं। अब देखो ये इसमें जरा देखिए, यहाँ तक ये है, ये बता रहा है कि पोजीशन पार्टिकल की ऐसे वेरी कर रही है। मान लो इसको मैं कह देता हूँ 10 मीटर, ये मान लो 10 मीटर है, ये मान लो जो भी है 2 सेकंड का समय, ये 4 सेकंड, ठीक। अब जरा इसको रीड करते हैं। देखिए पार्टिकल अभी भी अलोंग द एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा है, तो t इक्वल टू 0 पर देखिए, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी पोजीशन क्या बताइए, x इक्वल टू 0, यहाँ से चलना शुरू किया। अब पहले इसकी पोजीशन बढ़ रही है, तो पहले पार्टिकल लगातार x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, कब तक बताइए, x इक्वल टू 10 तक, x इक्वल टू 10 मीटर तक इसकी पोजीशन बढ़ी। देखिए ये बढ़ता जा रहा है, x यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, ठीक, और वो t इक्वल टू 2 सेकंड पर ऐसा हो गया। जो ग्राफ है उसकी रीडिंग बता रहे हैं आपको प्लीज। तो अब देखिए पार्टिकल ऐसे मूव किया होगा, यहाँ से मैं समझा देता हूँ, ऐसे मूव किया होगा यहाँ तक, ये चलता जा रहा है। फिर उसके बाद देखो पार्टिकल वापस आया, फिर x घट रहा है, x घटने का मतलब यहाँ तक गया, वापस आ रहा है, देखिए। फिर पार्टिकल ये लौटेगा, ये लौटा, ये लौटा, और ये x इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो अब ये यहाँ पर फिर x इक्वल टू 0 आ गया, कब बताइए दोबारा से, t इक्वल टू कितना, 4 सेकेंड। और अब इसके बाद देखिए x नेगेटिव हो गया, तो पार्टिकल इधर चला गया अब, और अब इधर चलता जा रहा है। तो ये इसका ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये इसका पाथ है, पहले पार्टिकल ऐसे जाकर ऐसे लौटा। प्लीज यार बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, होना नहीं चाहिए, आराम से क्लियर कर लो। पहले पोजीशन बढ़ती जा रही है, बढ़ता गया, फिर घटना शुरू किया, फिर वापस लौट लिया, फिर नेगेटिव हो गया, तो अब जिंदगी भर के लिए उधर चलता चला गया। इसके अलावा इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कंफ्यूजन होते हैं, इतने दिनों ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा के ये सब एक्सपीरियंस होता है कि बच्चों को क्या क्या कंफ्यूजन आते हैं, और वो प्रॉपर एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। एक लास्ट और ले रहा हूँ, ठीक है, एक लास्ट और ले रहा हूँ, बना लो इसको। एक और ले रहा हूँ लास्ट, हटाऊं, चलिए। अब देखो मान लो फिर पोजीशन टाइम इस थोड़ा और समझा देता हूं। इधर टाइम, इधर पोजीशन, एक्स ही ले लिया, चलो। मान लो ये दे दिया। अब देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लो t इक्वल टू 0 है, कुछ दे देते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं 2 सेकंड, 4 सेकंड मान लो, फिर 5 सेकंड। उसके बाद चेंज नहीं है तो वो तो बढ़ता ही जा रहा है, फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, फिर तो स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर कोई बात ही नहीं है। मान लिए यहाँ पर ये 20 ले लेते हैं, यहाँ पे 12 ले लेते हैं, ये तो सब दे दिया ही होगा, और ये तो फिर
सेम ही है, ठीक है। या इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, चलो, और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये इसको 25 ले लेते हैं। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या मतलब है इसका, यही समझाते हैं। चलो देखिए, इससे पहले तो ये ग्राफ है, ये पाथ नहीं है। अब इसकी रीडिंग बतानी है कि पार्टिकल किस तरीके से मूव किया होगा, एकदम समझ में आ जाएगा। इवन मैं यहां से भी नहीं अपना इंडिपेंडेंट बनाता हूं, यहां पर बनाता हूं, देखो समझ में आएगा एकदम। अब देखिए t इक्वल टू 0 पर मैं x इक्वल टू 0 मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी। पार्टिकल ने चलना शुरू किया तो देखो पहले इसका x कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, कहां तक, 20 तक, देखते रहे ना, 20 तक बढ़ा ये x इक्वल टू 20 तक, और t इक्वल टू कब तक, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर यहां आ गया, देखो बड़े ध्यान से, पार्टिकल ये मूव करता जा रहा है। उसकी वेलोसिटी का क्या हो रहा है हमसे कोई लेना देना नहीं, वो बाद के मुद्दे हैं, उसके कॉन्सेप्ट अलग से क्लियर करेंगे आपको, अभी आगे आएगा। एक्सीलरेशन का क्या हालचाल है वो सब आपको पढ़ाऊंगा मैं प्रॉपर, पहले ग्राफ की रीडिंग क्लियर कर रहा हूं केवल। तो अब ये x बढ़ता, अब देखिए 2 सेकेंड तक पोजीशन बढ़ रही है लगातार, उसके बाद ये वापस लौट रहा है, देखो वापस लौटा है, तो अब ये वापस लौट दिया, लेकिन कब तक, 12 मीटर तक। तो यहां तक ये वापस आया, ये वापस आया, ये कब तक आया, x इक्वल टू 12, ध्यान से देख लो, वापसी आया x इक्वल टू 12 मीटर तक, ये x इक्वल टू 12 है भाई, अगर ये 0 मान लिया तो ये x इक्वल टू 12 वापस आया। फिर देखो, फिर इसका x बढ़ने लग गया, फिर ये बढ़ा, फिर इसका मतलब यहां से फिर लौट लिया, ये फिर लौट लिया, और कहां तक बढ़ा है देखिए 25 तक, फिर ये 25 तक बढ़ा। अब यार ये मत कहना कि ये डांस करेगा, नहीं, रास्ता यही होगा, लेकिन ये तो समझाने के लिए थोड़ा बना देता हूं अलग से कि आप सोचो इस तरह चला होगा, नहीं, ये गया होगा, ये फिर वैसे ही लौटा होगा उसी लाइन के ऊपर, ओके। फिर 25 तक गया, देखिए 25 तक यहाँ, फिर ऐसे जा रहा है x इक्वल टू 25, और ये कब तक, t इक्वल टू 5 सेकेंड। और उसके बाद बताइए क्या हो गया, अब x बढ़ ही नहीं रहा, मतलब पार्टिकल वहीं पे रुक गया, रेस्ट, स्टॉप। अब कहां x चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है और पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल किस में आ गया, रेस्ट में। तो ये ग्राफ है रेस्ट का ग्राफ है, एकदम समझ में आ गया होगा यार प्लीज। इससे ज्यादा क्लियर करने के लिए और 2-4 एग्जाम्पल ही करने पड़ेंगे, बाद बाकी किसी को डाउट है तो बैक में जाके फिर एक बार वीडियो देख लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इस तरह से ग्राफ की रीडिंग होती है। जो मेरे जीवन में बच्चों को दिक्कत आई, जो मैं फील करता हूं, उनको लगता है यही इसका पाथ है, नहीं, ये ग्राफ है और ये पाथ है। अच्छा, जितने भी ग्राफ पढ़ेंगे सब हम स्ट्रेट लाइन मोशन के पाथ के पढ़ेंगे, मतलब पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस एक ही लाइन में चल रहा होगा, ठीक है, या किसी भी लाइन पे चल रहा होगा, जनरल लाइन पर, लेकिन वही ग्राफ पढ़ेंगे। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट आज के लिए और देख लो, लास्ट कॉन्सेप्ट, सारे कंफ्यूजन आपके ग्राफ में दूर हो जाएंगे। स्पेशल कॉन्सेप्ट करके मैं इसको हेडिंग लिखता हूं हमेशा, स्पेशल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया, एक सबसे बड़ी बात, कठिन नहीं, बहुत आसान है। अगर आप इसको कायदे से क्लियर कर लेते हो तो आपको मजा आ जाएगा ग्राफ के अंदर। कठिन है नहीं, क्लियर तो होना ही है। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मैं हिंदी में लिख देता हूं, थोड़ी हिंदी अंग्रेजी थोड़ी अंग्रेजी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 तरीके से बदल सकती है। ध्यान रखना, एक शब्द बोला है 3 तरीके से, समझ लो ऑफलाइन कोचिंग में पूरी क्लास हिल जाती है जब ये कंसेप्ट बताता हूं तो, और मजा आ जाएगा ग्राफ का। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड वाया 3 डिफरेंट वेज। 3 तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बदली जा सकती है। प्लीज यार, जैसे अब उसके ग्राफ की बात कर रहे हैं यार, मतलब
ठीक है, ग्राफ की बात कर रहे हैं, वही वेरिएशन की बात कर रहे हैं। मान लो आप एक्स इधर टाइम ले रहे हैं और इधर पोजीशन ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। अब मान लो पार्टिकल को यहां पहुंचना है, देखो खुद ही समझ में आ जाएगा। t इक्वल टू मान लो ये 10 सेकंड है और ये x इक्वल टू 50 मीटर है, अपने आप देखो समझ में आएगा एकदम बेहतरीन। ये O है, ये A है। अब मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए पार्टिकल यहाँ पर है O पर और उसको A पर पहुँचना है, खुद बताओगे, देखो आपको मजा आ जाएगा। O पर है, t इक्वल टू 0 पर, A पर पहुँचना है, t इक्वल टू कब 10 सेकंड पर पहुँचना है। यहाँ पहुँचना है उसको, पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, पहुँचना है O से A। अब O से A पहुँचने के 3 तरीके, देखो कैसे आप समझना। अब मैं चलूँ आराम से, स्पीड से चलता रहूँ 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से, ये एक तरीका। आप स्कूटी से गए और एक्सीलरेट करते, एक्सीलरेशन से पहुंचे। या आपने क्या किया, किसी ने आप मान लो बॉल थी, बॉल वाला एग्जांपल लेना, आपने ठोकर मारी और उसके बाद उसकी स्पीड घटने लगी, ये भी तो तरीका। ये 3 ही तरीके हैं। आप कांस्टेंट स्पीड से मूव किए, ठीक है, या आप किसी ने ठोकर मार दी और उसके बाद, और मान लो स्प्रिंग लगी है बॉल में पीछे की तरफ। यार हम अभी समझा देते हैं, देखो तो मैं पहले बना दूं कौन से 3 तरीके हो सकते हैं। यही 3 तरीके याद कर लेना। या तो ऐसे पहुंचेगा, या तो ऐसे पहुंचेगा, ये रास्ता होगा, रास्ता क्या, ग्राफ होगा, या तो ये ग्राफ होगा, या ये होगा, या ये होगा। बस 3 ही तरीके हैं ये 3 तरीके हैं। तीनों तरीके मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं यहां पर बेसिकली, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छा आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसी में एक्सप्लेन करूंगा कि तीनों का मतलब क्या है। तीनों का मतलब समझो जरा। तीनों का मतलब समझिए। जैसे इसको मैं 1 कह रहा हूं, इसको 2 कह रहा हूं, उसको 3 कह रहा हूं। हालांकि बहुत बेहतरीन तो मतलब थोड़ी देर में समझ में आएगा, लेकिन मतलब क्लियर कर लो। जैसे इतना आता भी है, बताओ इसका स्लोप देखें तो dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी। तो पाथ 1 में जो चला होगा, अब ये मत कहना ये आपने कैसे सोच लिया। फिर मैं कह रहा हूं मुझे आता है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आपको थोड़ी देर बाद आएगा जब मैं प्रॉपर क्लियर कर दूंगा। अभी बस ये बता रहा हूं कि ये रास्ता, फिर आप बता देना इसके अलावा कोई रास्ता हो तो। पाथ 1 में O से A पहुंचना है, तो मैं कहूंगा जो पार्टिकल है वो 5 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो उसका जो ग्राफ आएगा या पोजीशन का वेरिएशन आएगा वो ये आएगा O से A। पाथ 2 में O से A ही जाना है, लेकिन इसमें यार इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा और स्पीड लगातार बढ़ेगी इसकी, ठीक है, स्पीड लगातार बढ़ेगी। और पाथ 3 में ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा बेहतरीन है। जैसे बॉल रही होगी, ये बॉल मान लो, ये बॉल है, इधर मान लो स्प्रिंग लगा ली, और अब यहाँ पे एक ठोकर मार दी, V0 एकदम लार्ज स्पीड, ठोकर मार के स्पीड दे दी, तो जब ये जाएगी तो इधर मूव तो करेगी, लेकिन इसकी स्पीड लगातार घटती जाएगी। तो डिक्रीजिंग स्पीड मतलब ठोकर मार के एकदम से लार्ज स्पीड इम्पार्ट कर दी और घटते घटते यहाँ पहुंच गया। इसमें आपने धक्का लगातार मारना शुरू किया तो स्पीड लगातार बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच गया। अच्छा, इसके बाद हमको सोचना नहीं है, क्योंकि ए पर पहुंचा के उसके बाद वो गड्ढे में गिर गया, खाई में गिर गया, तालाब में गिर गया, कोई लेना देना नहीं, या कांस्टेंट स्पीड से चलते चलते यहाँ पहुंच गया। तो कोई भी ग्राफ 3 तरीके से वेरी कर सकता है, ध्यान रखना। या तो ये स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं कॉनकेव डाउन, इसको कहते हैं कॉनकेव अप। प्लीज इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, इसको कॉनकेव डाउन, इसको कॉनकेव अप, इसको कॉनकेव अप। हालांकि इसको मैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग स्लोप के फंडे से आपको बताऊंगा, वो अभी आने वाला है, ठीक है। 3 तरीके क्लियर हो गया। पॉज करके उतारो, अभी पढ़ाते पढ़ाते एकदम नॉर्मल हो जाएगा, उसकी परवाह ना करें। सर आ गए, अभिषेक आ गए, बस 2-3 मिनट और है मेरे तो।
अब देखिए, तो मैंने आपको बताया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तीन तरीके से बदल सकती है। कुछ भी ले लो इधर, जैसे कोई भी जनरल फिजिकल क्वांटिटी ले लो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, मान लो ए पर पहुंचे पहले, फिर मान लो बी पर पहुंचे, फिर मान लो सी पर आ गए, यही ले लो चलो, फिर मान लो डी पर आ गए, डी पर आ गए, और फिर मान लो ई पर आ गए। तो देखो, एक तरीका ये हो सकता है, ध्यान से देखना, जैसे ओ से चलना है तो ये हो सकता है, रट लो एकदम, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। इसका क्या इसका इंपॉर्टेंस है आपको क्लियर होने वाला है आने वाले समय में। फिर ए से बी पहुंचना है तो भी ये लाइन हो सकती है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, सब समझाएंगे आपको। ऐसे बी से सी में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे ही सी से डी में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे ही ई में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ तीन बेसिक मेथड से चेंज कर सकता है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ तीन बेसिक मेथड से चेंज कर सकता है। क्लियर हुआ? अब इसी में मैं आपको इसी को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप से बता रहा हूं किस ग्राफ का क्या मतलब है। प्लीज पॉज करके उतारो। तो अभी आपने ये सीख लिया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ तीन बेसिक मेथड से चेंज हो सकता है। अब देखिए जरा, जैसे ये ए पॉइंट था, प्लीज समझ लेना जरा, और ये बी पॉइंट है। तीन तरीके, ये तीनों में अंतर समझिए जरा, जो टेक्निकल अंतर है। टेक्निकल ये है कि अगर आप वन वाले रास्ते से जा रहे हैं, टू से जा रहे हो, तीन से जा रहे हैं अब यहां पर टेक्निकलिटी है यार कि जो वन वाला रास्ता है, प्लीज देखिए, इसमें जो पार्टिकल जा रहा है, जैसे स्लोप इसका डिक्रीज कर रहा है, मैं लिख देता हूं डिक्रीजिंग स्लोप, फिर आप अपने आप को समझाओ। इसमें डिक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप, बस इसलिए स्लोप पढ़ाया था, अब उसका आप यूज देखेंगे। इसमें जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्लोप, और इसमें जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप। आराम से देख लो, मेरे हाथ में तो हमेशा पढ़ाते समय ये डंडा रहता है और इसी से समझा देता हूं। देखिए, स्लोप का मतलब चढ़ाई। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल की तरफ बढ़ती है तो स्लोप घट रहा है, और लाइन वर्टिकल की तरफ बढ़ती है तो स्लोप बढ़ता है। देखिए यहाँ पे लाइन देखो, टेंजेंट ये आएगा, यहाँ पे टेंजेंट ये आएगा। देखिए वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है, स्लोप घट गया। यहाँ पे आप देखिए, कहीं भी लाइन रख लो, हर जगह स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे टेंजेंट देखेंगे तो ये यहाँ पे देखेंगे तो ये, तो लाइन हो रही है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, तो स्लोप क्या कर गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रही है, यहाँ पर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है, तो इसमें स्लोप घटेगा और इसमें स्लोप बढ़ेगा। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप और ये डिक्रीजिंग स्लोप। यार एक को सवाल नहीं अटकेगा, ग्राफ का मजा आ जाएगा, एक एक बात को क्लियर कर लो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो एक और बना रहा हूं, इसको समझना। जैसे मान लो ये ए होता है यहां पर, और ए से बी आ रहे होते हैं, तो तीन ही तरीके, या तो आप ऐसे आएंगे, या ऐसे आएंगे, या आप ऐसे आएंगे। केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप से एक्सप्लेन कर दो। देखो इसमें आप स्लोप देखेंगे तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो इसको लिखता हूं कांस्टेंट स्लोप। दिस इज कांस्टेंट स्लोप। इसमें जरा देख लो यार, बात वही थी कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाए इंक्रीजिंग स्लोप, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाए डिक्रीजिंग स्लोप। यहां जाओ जरा, यहां पे देखो ये आएगी टेंजेंट, और यहां ये। बताइए लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, स्लोप बढ़ गया, तो दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप। कितना आसान है, इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। यहां पे देख लो जरा, देखिए ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, तो लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो ये कैसा हो गया, डिक्रीजिंग स्लोप।
आज के लिए मैं सबसे बेहतरीन जो वर्क आपको दे रहा हूँ, आपको ग्राफ में या पाथ में, ग्राफ में ये पहचान आना चाहिए किस रास्ते में स्लोप कांस्टेंट है, किस रास्ते में स्लोप इंक्रीजिंग है और किस रास्ते में स्लोप डिक्रीजिंग है, या किस ग्राफ में स्लोप डिक्रीजिंग है, किस ग्राफ में स्लोप इंक्रीजिंग है और किस में कांस्टेंट है। इतना आप लोग क्लियर करके आइए। अगली क्लास से पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये बेसिक क्लियर करता हूं। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे यूज होने ग्राफ के अंदर, और कायदे से क्लियर कर लिए तो दोबारा कभी रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा आपको टिल योर एग्जाम। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं।